प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे साथियों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? सभी दोस्त अच्छे होंगे। रवि, शंकर, कुमार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। राकेश नमस्कार, अंकित यादव नमस्कार, ध्यान चंद्रा जी नमस्ते, राधे राधे, दलीप पाल नमस्ते भाई, हम अमित कुमार जय हिंद। तो जल्दी से एक बार जुड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, चलेगा। सब लोग अच्छे हैं? निखिल, आदित्य, ऋतिक, शबनम, अभिषेक, मोहित, भवनेश, आओ बेटा। तो प्यारे बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे मेरे भाई परिपत्र। कल हमने क्या पढ़ा है? परिपत्र पढ़ा है मेरे बच्चों। परिपत्र के बारे में जाना है कि परिपत्र किसे कहते हैं। तो आपको पता लग गया कि परिपत्र किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं भेजा जाता, किसी विशेष विभाग के लिए नहीं भेजा जाता, वो या तो सभी विभागों के लिए एक समान भेजा जाता है या सभी व्यक्तियों के लिए एक समान भेजा जाता है। याद रखना, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा इसको आप ध्यान रखेंगे, जिसको हिंदी में हम अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? परिपत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं सर्कुलर। क्या बोलते हैं दोस्तों? सर्कुलर बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आइए मेरे बच्चे, हाँ लाइव क्लास, बेटा लाइव क्लास पर आ जाइए जल्दी से, है ना। चलो, आज तो हाथ भी गंदा हो गया है, इतनी गारा, इतनी मिट्टी, इतनी बारिश, धूल धड़क्का, यार परेशान हो गया आज तो। आइए बच्चों, तो बेटा परिपत्र के उदाहरण मैंने कल आपको बताए थे कि परिपत्र का प्रयोग कहां कहां करते हैं। तो आइए मेरे बच्चों, उसके बारे में अंतिम उसकी बात और जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल में ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथि तय करने संबंधी परिपत्र, कि सभी स्कूल 15 दिसंबर से 1 जनवरी तक बंद रहेंगे, है ना। तो मेरे बच्चे ऐसी छुट्टी निकाल दी शरदकालीन। यदि ग्रीष्मकालीन छुट्टी की बात करें, मान लीजिए उसने कह दिया कि भाई अब सभी की 15 मई से स्कूलों का सबका अवकाश रहेगा। 15 मई से सभी का अवकाश रहेगा भाई, ठीक है, सभी का अवकाश रहेगा और सभी स्कूल बंद रहेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि उसने आदेश निकाल दिया 15 मई से 30 जून तक सभी विद्यालय बंद रहेंगे, सभी विद्यालय बंद रहेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है मेरे भाई, अच्छे से चलेगा। तो उसमें उसके लिए एक परिपत्र निकाला जाता है। आगे मेरे बच्चे, किसी कार्यालय में नई समय सारणी लागू करने के लिए कि अब आप लोगों को सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 बजे ऑफिस आना होगा। सभी बच्चों को 8 बजे ऑफिस, या फिर हम कह सकते हैं सभी बच्चों को 8 बजे कक्षा में आना होगा। ऐसे बेटा एक समय निकल गया आप लोगों के लिए, 8 बजे कक्षा में आना होगा। तो मेरे भाई आना होगा, ओके। तो भैया ये नया समय सारणी निकल गई। तो ये जो सभी के लिए एक समान समय निश्चित किया जाता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है। आइएगा अगला बेटा, ये इसके बारे में एक परिपत्र होता है जो आप जानते हैं। आइए दोस्तों, अब हम नया एक दूसरा पत्र पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है सरकारी पत्र या शासकीय पत्र, ठीक है बेटा। आगे पढ़ते हैं सरकारी पत्र या शासकीय पत्र, जिसको अंग्रेजी में ऑफिशियल लेटर बोला जाता है। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि ऑफिशियल लेटर किसे बोला जाता है, ठीक है। किसी कार्यालय नहीं बेटा, हाँ किसी भी कार्यालय में कोई आदेश निकाला जाता है और वो सभी कर्मचारियों पर लागू होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें छोटी मोटी बात को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ आइएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा तीसरा पत्र है। पहले हमने कार्यालय पत्र पढ़ा, फिर हमने परिपत्र पढ़ा, अब हम शासकीय पत्र पढ़ रहे हैं, है ना। तो लिखेंगे ऐसा पत्र जो सरकार के किसी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजा जाए और उसमें सरकार के किसी निर्णय, समस्या निदान या नीति निर्धारण को विषय बनाया गया हो, उसे सरकारी पत्र कहते हैं या वो सरकारी पत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक विभाग दूसरे विभाग को
कोई जानकारी देता है, कोई संदेश भेजता है ना, उसमें उसके निर्णय होने चाहिए, नीति निर्धारण होनी चाहिए, उसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, है ना, उसको विषय बनाया गया हो, तो बेटा वह पत्र सरकारी पत्र कहलाता है। जैसे इस पत्र के अंत में आप क्या लिखते हैं? भवदीय से समाप्ति, है ना, भवदीय से। ठीक है मेरे बच्चों। फिर ये सामान्य उद्देश्य के लिए लिखे जाते हैं, कोई सामान्य उद्देश्य कोई बात हो सकती है। हां ठीक है बेटा। गर्मी की छुट्टी का जो पत्र है बेटा वो अनौपचारिक नहीं होगा, औपचारिक पत्र होगा। परिपत्र आप औपचारिक मिलेंगे। सरकारी अधिकारी पदनाम से भेजे जाते हैं, किसी जिस अधिकारी के लिए लिख रहे हैं उसके पद या नाम से भेजे जाते हैं। पूर्णतः औपचारिक होते हैं बेटा, पूर्णतः सरकारी होते हैं, याद रखना औपचारिक होते हैं, सरकारी पत्र होते हैं पूर्णतः। ठीक है मेरे बच्चों। संबोधन में महोदय लिखा जाता है। जब आप शुरुआत करते हैं पत्र की तो उसमें मेरे बच्चों संबोधन लिखा जाता है। ये बात, संबोधन में महोदय लिखा जाता है, ये ध्यान रखना, है ना। हां क्विज कब होगा बेटा? क्विज इसके बाद होगा, लिखना नहीं है। इसकी तो पीडीएफ आपको मिल जाती है ऐप में। ठीक है, तो समझ में आ गई। जब आप इस पत्र का अंत करते हैं तो भवदीय लिखते हैं, और पत्र में जब किसी को संबोधन करते हैं तो मेरे बच्चों महोदय लिखते हैं कि महोदय, माननीय महोदय जी नमस्कार। नमस्कार करने की भी आवश्यकता नहीं होती इस पत्र में, अपनी बात को आप ऐसे ही बताएंगे कि महोदय निवेदन यह है कि प्रार्थी, है ना, प्रार्थी अपने गंतव्य से 2 घंटे देरी से निकला था, जिस वजह से आज वो कार्यालय लेट पहुंचा, और उसके लिए उस लेट पहुंचने के ऊपर ऑफिस में उसके लिए कोई नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्धारण की गई कि ऐसे गलत है, ये समय ऐसे नहीं निकलना चाहिए। तो ऐसे में एक कार्यालय दूसरे कार्यालय को जब समय की सारणी बताता है, कोई नियम बताता है, कोई नीति निर्देश देता है, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो कार्यालयी पत्र होते हैं, शासकीय पत्र होते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, याद रखना। ठीक है मेरे बच्चों। हां तो मेरे भाई संबोधन में आप किसी को इज्जत से बात करेंगे महोदय बोलकर, ओके। और भवदीय आप लास्ट में जब लिखते हैं तो आप उसमें क्या लिख रहे हैं? वो आप उसके भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं, इसलिए आप उसमें भवदीय के रूप में उसको समाप्ति के समय भवदीय लिखते हैं और अपना सिग्नेचर कर देते हैं, हस्ताक्षर, कि आप ऐसा नहीं करोगे और इस पर जो बात आपको बताई गई है उसको आप अच्छे से मानोगे, अच्छे से उसकी मतलब अवहेलना नहीं करोगे, उसको अपने दिमाग में रखोगे और हर एक बात को अच्छे से समझोगे। ठीक है, हां क्लियर मेरे बच्चों, इन बातों को ध्यान रखना। आइएगा अब बेटा, सरकारी पत्र की कुछ विशेषता होती है, उन पर ध्यान दीजिए। कहते हैं सरकारी कामकाज के अंतर्गत, सरकारी कामकाज के अंतर्गत किसी कार्यालय से आधिकारिक तौर पर किसी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी संगठनों तथा जनसाधारण को पत्र लिखे जाते हैं, वे सरकारी पत्र की श्रेणी में आते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? सरकारी कामकाज के अंतर्गत किसी कार्यालय से आधिकारिक तौर पर किसी कर्मचारी या सार्वजनिक उपक्रमों, निजी संगठनों तथा जनसाधारण को पत्र लिखे जाते हैं, वे सरकारी पत्र की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, समझ लेना अच्छे से। आगे मेरे प्यारे बच्चों, यह पत्र एक निश्चित सांचे में ढला होता है। इसकी सामग्री बिल्कुल तथ्यपरक होती है। ऐसा नहीं है कुछ भी अनाप शनाप आप लिख देंगे, नहीं, आप उसमें बहुत ही सीमित शब्दों का प्रयोग करेंगे और जो भी काम के लिए आप बोल रहे हैं, जो भी आप आदेश दे रहे हैं, वो आपका मान्य होगा, वो उसे मानना पड़ेगा। ठीक है, हां ठीक है मेरे बच्चों। स्पष्ट और सर्वथा शुद्ध होती है। जो संयत होती है स्पष्ट और सर्वथा शुद्ध होती है, उसमें कुछ भी गलत चीजें, गलत बात नहीं आप बोलेगा कोई भी, बिल्कुल अपने काम से काम। पत्र में लेखक की अपनी कोई बात न होकर, पत्र में लेखक लिखने वाला जो है, ठीक है, उसमें अपनी कोई मन की बात नहीं लिखेगा, है ना। वो सिर्फ क्या करेगा, जो भी उसे काम कराना है या जो भी उसे आदेश देना है या जो भी ऊपर से आदेश आया है ना, तो मेरे प्यारे बच्चे वो उनको वही लिखेगा, कुछ अपनी तरफ से अपनी भाषा में कुछ नहीं लिखने वाला। तर्क संगत एवं विधि संगत कथन मात्र होता है।
जो कानूनी दायरे में सही होती हैं चीजें वही लिखेगा, अन्यथा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है बेटा? हाँ, समझ रहे हो ना बच्चों? पत्र की सारी सामग्री यथापरक तथ्यों, नियमों और उपनियमों से आबद्ध होती है, मतलब बंधी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जो सरकारी पत्र होते हैं उनमें आपको ये कुछ भी चीज देखने को नहीं मिलेगी जो आपके मन के भावों से जुड़ी हो, नहीं। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके जो सरकारी कामकाज है, सरकारी नियम है, सरकारी बातें हैं, जो भी आपने कुछ वहां से किया है। मान लीजिए आप एक ठेकेदार हैं, आपने एक ठेका लिया है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप इस कार्य को नहीं कर रहे हैं, इतने दिन हो गए हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऊपर से आदेश आया है कि जल्द से जल्द जवाब दिया जाए। ठीक है? तो आपको मेरे प्यारे बच्चे उसका जवाब देना होगा, और उसमें शुद्ध भाषा में लिखा होगा कि आप इसका स्पष्ट शब्दों में अपनी बातों को बताएं, और कुछ भी इसमें अनाप शनाप भाषा नहीं मिलेगी। वो पत्र हमारे सरकारी होते हैं, है ना? ठीक है बेटा, समझ रहे हैं ना? और सरकारी पत्र तो आप जानते भी हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके लिए कोई नियम बना और वो किसी कार्यालय से आपको बताया गया, तो बेटा उसमें कोई वैसी बात नहीं होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने सीमित बातें होती है। उपक्रम बेटा जैसे ये होता है, मान लीजिए सड़क बननी है, पीडब्ल्यूडी ने ठेका दे दिया, तो ठेकेदार से जो नियम वहां पर बनाए गए हैं वो बातें वो बताएंगे। उपक्रम जो चल रहे हैं, और बहुत सारे कार्यक्रम बाहर चल रहे होते हैं, सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, है ना? उसका लाभार्थी कौन कौन है, उसमें वही व्यक्ति लाभार्थी होगा जिसके पास इतनी संपत्ति नहीं होगी और वो इतना पैसा नहीं कमा पाता होगा। तो वो सारी गवर्नमेंट के ही नियमों के अनुसार पत्रों में चीजें बनकर आती हैं। ठीक है, याद रखना। आगे देखो बेटा, इसमें और आपको क्या याद रखना है? इसमें सरकारी पत्रों की मूल विशेषता होती है, ये सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। परिपत्र भी किसमें लिखा गया था? अन्य शैली में, और ये भी किसमें लिखा जा रहा है? अन्य शैली में। ठीक है, याद रखिए, लिखे जाते हैं। यदि पत्र लंबा होता है तो कई परिच्छेदों में बांटा जा सकता है। मान लीजिए बहुत सारी भाषा, बहुत सारे विचार सरकार के माध्यम से भी व्यक्त हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पैराग्राफ में लिख जाएगा, नहीं, उसके लिए एक से ज्यादा पैराग्राफों में, परिच्छेदों में बांटा जा सकता है उसको। ठीक है? सरकारी पत्रों में प्रथम परिच्छेद या पैरा की संख्या नहीं लिखी जाती। बात समझ में आई? समझ रहे हैं ना आप लोग? मान लीजिए यदि पत्र यहां से लिखना शुरू किया गया तो पहला नंबर एक पैरा कभी नहीं डाला जाता। पहला पैरा ऐसे ही शुरुआत कर दिया जाता है कि महोदय मैं इस कार्यालय में कार्यरत हूं और मैं इस कार्य को करने में असमर्थ हूं, लेकिन ऊपर से मुझे अधिकारियों का दबाव मिल रहा है कि मैं इस कार्य को जल्द करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उसमें मेरे प्यारे बच्चों वो अपने इस लेटर में लिखता है जो भी बात, और वह सरकारी महकमे को जाती है, सरकारी महकमे से आती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी उसमें पहला पैरा नहीं डाला जाता। हमेशा याद रखना, हमेशा मेरे बच्चों याद रखना इस बात को, प्रथम परिच्छेद या पैरा की संख्या नहीं लिखी जाएगी। पैरा दो से प्रारंभ कर आगे जितने पैरा होते हैं, 3, 4, 5, उनकी संख्या बाईं ओर लिखी जाती है। जैसे आपने यहां पर एक पेज है, उस पर लिख रहे हैं, आपने डालकर शुरू कर दिया, महोदय जी निवेदन यह है कि मैं पत्र संख्या 12-14-20-72, कार्यालय नंबर 11-20-72, दिल्ली, न्यू दिल्ली, है ना, पता लिख करके पत्र शुरू हो जाएगा लिखना हुआ, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसमें प्रथम पैरा कभी नहीं डलेगा, आगे दूसरे से फिर पैरा। यदि पहले पैरा में वो बात को समाप्त नहीं कर पाता है तो मेरे प्यारे बच्चे फिर वो दूसरा पैरा शुरू करेगा, दूसरा परिच्छेद शुरू करेगा, उसमें नंबर डालने शुरू करेगा। पैरा क्या होता है ऋतिक कुमार? जो 4 लाइन में अपनी बात आप नहीं लिख पाए, तो आप जब 5वीं लाइन लिखेंगे, नई अपना नया विचार व्यक्त करना चाहते हैं, नई सूचना आप कुछ लिखना चाहते हैं उसमें बात को, तो मेरे बच्चे पैरा 2 से, महोदय जी मैंने इस बात को बहुत पहले
अधिकारियों के संज्ञान में डाल दिया था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी कार्य नहीं किया। ठीक है, फिर अपनी बात आप यहां तक विचार पूरा अपने रख दिया, फिर उसके बाद उसमें भी आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप तीसरा पैरा नंबर डालेंगे, नंबर तीसरे में अपनी बात लिखेंगे, ये पत्र मैं इस दिनांक में भी पहले भी कई बार लिख चुका था, लेकिन कभी भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और मैंने इसको पहले बहुत मतलब ऊपर हेड ऑफिस तक भी भेजा है, हेड ऑफिस में भी इसकी सूचना दी है, तब भी कोई इसको संज्ञान में नहीं लिया गया, ना इस पर कोई कार्य किया गया। तो मेरे बच्चे वहां पर फिर ये बात पूरी नहीं होती, तो फिर आप चौथे पैरे में अलग अपनी बात व्यक्त करते, तो इस तरह से पैरा बोलते हैं, उसे परिच्छेद कहते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, आपने नंबर 1 पैरा यहां से लिखना शुरू कर दिया, इसमें आपकी बात पूरी नहीं हुई, फिर आपने नंबर 2 डाला, नंबर 2 पैरा हो गया, इसमें भी आपकी बात पूरी नहीं हुई, फिर आपने नंबर 3 डाला, इसमें आपकी बात पूरी नहीं हुई, फिर आप नंबर 4 डालेंगे, पैरा नंबर 4, फिर आप यहां से शुरू करेंगे नंबर 4, फिर अपनी बात इसमें व्यक्त करेंगे, ये होता है पैरा। ठीक है, इसे कहते हैं परिच्छेद। ठीक है मेरे बच्चों, तो आइए बेटा अधिकांश सरकारी पत्र के बारे में जानते हैं। इनकी सिर्फ ये बातें हैं, इनके बारे में विशेष आपको पता होना चाहिए। व्यवहार में इस पत्र का ही प्रयोग होता है। व्यवहार में यदि आप अपनी बात रखनी चाहते हैं, सब लिखना जरूरी नहीं है, सब आपको ये यूं ही छपा हुआ मिल जाएगा। जब पत्र का विषय महत्वपूर्ण होता है और प्रेषय एक अधिकारी या उच्च स्तरीय का कर्मचारी हो, तब इस पत्र का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं ना बेटा? मान लीजिए आप एक साधारण व्यक्ति हैं और आपको अपनी बात किसी अधिकारी तक पहुंचानी है संदीप, तो आपको क्या करना होगा? आपको एक लेटर लिखना है ना? और लेटर में कुछ नहीं लिखना, महोदय लिख करके, महोदय जी मैं आपको यह सूचना देना चाहता हूं कि हमारे शहर का माहौल बड़ा गंदा है और डीएम महोदय को कई बार हमने सूचित किया है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, और इसकी सूचना मैं एक अपने जो जिले के जो आईपीएस हमारे मुख्य एसएसपी है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, मैंने उनको भी अवगत कराया है, लेकिन उन्होंने भी आज तक इस बात को अपने संज्ञान में नहीं लिया है। ठीक है, हां। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को हम अपने प्रेषय से उच्च अधिकारी के लिए लिखते हैं, मंडल में जो हमारे कमिश्नर बैठे होते हैं उनके लिए लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये आपको दिख रहा है ना, और प्रेषय और एक अधिकारी या उच्च स्तरीय कर्मचारी हो तब इस पत्र का प्रयोग किया जाता है। वो सरकारी पत्र होते हैं, है ना? आप अपने जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं तो वो सरकारी पत्र नहीं है। यदि आप कोई सूचना सीनियर अधिकारी को दे रहे हैं तो वो बेटा आपका कैसा पत्र होगा? सरकारी पत्र होगा, शासकीय पत्र होगा। ठीक है, हां। आइएगा अगला क्वेश्चन, इसमें अगली बात पढ़ते हैं। एक सरकारी पत्र के निम्न भाग होते हैं बेटा, एक सरकारी पत्र के निम्न भाग होते हैं। कैसे कैसे? सबसे पहले आपको विभाग का नाम डालना है। जैसे मान लीजिए आपने डाला पुलिस विभाग, आपने डाला पुलिस विभाग, है ना? पुलिस विभाग के लिए आपने डाला, विभाग का नाम डाल दिया आपने पुलिस विभाग। ठीक है, विभाग, पुलिस विभाग डाल दिया आपने, पुलिस विभाग, और आपकी शिकायत कोई वहां सुन नहीं रहा है। पत्र संख्या आपने डाल दिया 52 12 52 34 67, यह आपकी पत्र संख्या हो गई। प्रेषक का नाम पद व तथा, पद व पता लिखेंगे, अपना पद अपना पता लिखेंगे। प्रेषक वो होता लिखने वाला। फिर जिसके लिए लिख रहे हैं आप सेवा में डाल करके, सेवा में श्रीमान महोदय जी निवेदन यह है कि मेरे साथ यह घटना 17 जून 2026 को घटी थी, जिसकी कार्रवाई आज तक किसी भी अधिकारी ने नहीं की है और मैं सबके संज्ञान में इस बात को डाल चुका हूं, ऐसे। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा प्रेषक का नाम डाल करके आप अपनी बात बताते हैं। स्थान और तिथि, विषय क्या है आपका, किसके विषय में आप लिख रहे हैं वो विषय डालेंगे। अभिवादन करेंगे आप उनका, है ना? अभिवादन करेंगे, महोदय जी मुझे आपसे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप मेरी इस पर जल्द ही सुनवाई करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों। सर सेकंड गलत है बेटा, सेकंड गलत नहीं, पत्र संख्या। अच्छा ये पत्र संख्या भाई, ये तो आप अपनी तरफ से भी डाल लीजिए। पत्र का मुख्य भाग डालेंगे, पत्रांत व्यवहारिकता डालेंगे, प्रेषक के हस्ताक्षर और पद होगा। जैसे मैं ही हूं और मैं ही अपने किसी सीनियर अधिकारी के लिए कोई पत्र लिख रहा हूं तो मैं अपने पद का नाम डालूंगा। मान लो, अब मैं एक बात आपको समझाता हूं।
आप एक एसएससी जीडी के सिपाही हैं, कांस्टेबल रविंद्र कुमार। आपका नाम है कांस्टेबल रविंद्र कुमार, है ना। बैच नंबर है आपका 16 12 32 204। ठीक है, तो आपने पीएनओ नंबर अपना डाल दिया, पद आप एक कांस्टेबल हैं। अपने सीनियर अधिकारी को आपने पत्र लिखा कि महोदय, निवेदन यह है कि प्रार्थी जब भी अपने अधिकारी के पास छुट्टी लेने के लिए जाता है तो अधिकारी डांटकर भगा देता है, और ऐसा मैंने आज नहीं कई बार इस चीज को नोट किया है। अधिकारी मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो कृपया महोदय जी, आप एक सीनियर अधिकारी हैं, आप इस बटालियन के कमांडर हैं, सारी बातों को अच्छे से समझते हैं, और एक सिपाही को अपने घर जाने के लिए समय मिलना चाहिए। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रार्थी को 4 दिन का अवकाश प्रदान किया जाए। कांस्टेबल रविंद्र कुमार, है ना। तो बेटा ऐसे आप अपना हस्ताक्षर पद लिख करके इस बात को खत्म करते हैं। ठीक है, संलग्न पत्र, इतने सारे बेटा इसके क्या होते हैं, भाग होते हैं पत्र के। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, कैसे? सरकारी पत्र, सरकारी पत्र, या बेटा इसको हम कौन सा पत्र बोलते हैं, शासकीय पत्र में कितने भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, क्वेश्चन मार्क। ए 5, बी 7, सी 8, डी 10 से 11। तो आप राइट आंसर क्या लगाएंगे, बताओ मेरे बच्चों। बताओ बच्चों। सर, अभिवादन का क्या मतलब होता है? बेटा अभिवादन का मतलब होता है जब आप सामने वाले व्यक्ति से जो आदर सम्मान देते हैं, जो सामने वाले व्यक्ति को इज्जत देते हैं, वो मेरे बच्चों अभिवादन होता है। ठीक है, अभिवादन, अभिवादन का मतलब होता है मेरे बच्चे सम्मान प्रदान करना। अब तुम सामने वाले अधिकारी को गाली देकर बात थोड़ी करोगे, अरे यार सम्मान से ही तो अपनी बात रखोगे। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर डी वाला। 10 से 11 भाग होते हैं, जो अभी आपने पीछे यहां पर पढ़ा था। ठीक है, तो आपने बेटा 11 भाग पढ़े हैं। एक देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, है ना। तो सरकारी पत्र में 11 भाग, 10 से 11 भाग होते हैं, याद रखना मेरे बच्चों। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन आपका डी वाला लॉक हो जाएगा। और अभिवादन का मतलब होता है अपनी बात को आदरपूर्वक सामने वाले अधिकारी के सामने रखना। ठीक है, हाँ। और ये हमारा सरकारी पत्र होता है, जिसे ऑफिशियल लेटर कहते हैं। जैसे जैसे बेटा ये पत्र आपके सामने है, ये पत्र का बेटा आपके सामने क्या है, एक डमी है, आप इसे देख सकते हैं। ये इसका एक अच्छा खासा उदाहरण है, सरकारी शासकीय पत्र का प्रारूप। पत्र संख्या, विभाग का नाम, प्रेषक का नाम, जिसके लिए लिख रहे हैं उसका नाम, लिखने वाले का नाम, लिखने वाला, जो लिखने वाला होता है, जिसके लिए लिखा जाए, जिसके लिए लिखा जाता है, लिखा जाता है। स्थान, स्थान लिख दिया आपने दिल्ली। तारीख लिख दी 2/7/2026। ठीक है, और विषय क्या है, प्रार्थी के अवकाश हेतु, प्रार्थी के अवकाश हेतु। ठीक है, प्रार्थी के अवकाश हेतु। ठीक है बेटा, प्रार्थी के अवकाश हेतु, प्रार्थी के अवकाश हेतु। और मेरे बच्चे फिर इसमें आप महोदय लिख करके अपनी बात यहां से कहना शुरू कर देंगे। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि माननीय महोदय जी, मेरे को 4 दिन का अवकाश चाहिए था, जिसके लिए मैंने अपने अधिकारी को कई बार बोला है, लेकिन आज तक मेरा कार्य नहीं हुआ है। ऐसा आखिर क्यों? ठीक है, हाँ।
ठीक है मेरे बच्चे, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अपनी बात लिखेगा और 4 लाइनों में, देखो बेटा पैरा भी दिखा देता हूं मैं आपको, यहां पर पैरा भी दिखा देता हूं। देखो, जब अपनी बात शुरू की जाती है तो कोई पैरा का नंबर नहीं डाला जाता, और देखिएगा जब अपनी बात यहां पर नहीं पूरी होती फिर यहां से दूसरा पैरा शुरू होता है, फिर यहां से तीसरा पैरा, जिसको मेरे बच्चों परिच्छेद भी बोलते हैं, हिंदी में जिसे परिच्छेद भी बोला जाता है। ठीक है, हां। और यहां बेटा संकलन, पत्र का वृत्तांक, पत्र का मतलब अंक कौन सा है, नंबर कौन सा है, प्रतिलिपि, निम्नलिखित सूचनार्थ व आदेशार्थ परिस्थिति, यहां पर अपने 2 हस्ताक्षर भी आपको मतलब जो आपके वे हैं इसके कॉपी है उसकी संख्या भी आप लिखते हैं। और बेटा भवदीय, या आप महिला या पुरुष हैं, अपना नाम, पदनाम, आशा, आज्ञा और पदनाम यहां पर पूरा सूचित करते हैं। ठीक है, पत्र का अंक, कौन सा पत्र का अंक है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको देखो 3 पत्र होते हैं, 3 सॉरी पत्र तो 2 ही होते हैं, लेकिन मैं आपको सरकारी और गैर सरकारी और निजी पत्र के बारे में अंतर यहां पर सिखाता हूं। ठीक है, हां। तो आप लोग यहां पर एक ध्यान देंगे, छोटी सी बात है, याद नहीं करना है यार, याद थोड़ी करना है, तुम लोग याद थोड़ी करोगे इसे। ठीक है बच्चों, हां, चलिए आगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, विशेषता, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र और मेरे प्यारे बच्चों निजी पत्र, 1 2 3 तीनों में देखो ध्यान देंगे आप लोग। परिभाषा, सरकार के विभागों के बीच पत्राचार। ठीक है, सरकारी पत्र का जो मतलब होता है वो सरकार के विभागों के बीच पत्राचार होता है। आप एक पुलिस के कर्मचारी हैं, आप अपने सीनियर कर्मचारी के लिए पत्र लिखते हैं, सीनियर अधिकारी के लिए पत्र लिखते हैं, तो उसमें बेटा ये क्या होता है, सरकार के विभागों के बीच पत्राचार होता है। आप पुलिस के आदमी हैं, आप अपनी जमीन की, आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है, तो आप उसके लिए जो पत्र लिखते हैं तहसीलदार को, वहां पर आप सरकारी पत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आवाज बेटा किसको नहीं आ रही है? फिर आता है बेटा अर्ध सरकारी, जो गैर सरकारी होता है, इसे गैर सरकारी बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, गैर सरकारी, सरकारी अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत शैली में पत्र, यह सरकारी अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखा जाता है, सरकारी अधिकारी अपने मन के विचारों को व्यक्त करता है। और निजी पत्र जो होता है बेटा, 2 व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत पत्राचार होता है, जैसे आप अपनी सूचना को किसी सामने वाले सामान्य व्यक्ति को देना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर मेरे प्यारे बच्चों भाषा शैली पर जाएं तो यह अत्यंत औपचारिक होती है, बोले तो अत्यंत सरकारी होती है। इसमें सरकारी शब्दों का ही सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। और इसमें मेरे प्यारे बच्चों सरकारी प्लस गैर सरकारी, जो आप व्यक्तिगत रूप से अपने शब्दों को बोल सकते हैं, दोनों का प्रयोग करते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें अनौपचारिक या आत्मीय, अनौपचारिक का मतलब अपनी भावनात्मक शैली व्यक्त करते हैं। ठीक है, क्या होता है समझ रहे हैं ना भैया। पत्र बेटा आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको अजय ये घंटा लग रहा है। एक बालक कहे सर जी घंटा नहीं समझ रहा मैं, तो बेटा घंटा नहीं समझना, घंटा तो सर पर लग रहा है ना। घंटे से काम नहीं चलेगा, अच्छे से समझने से काम चलेगा। तब तुम्हें इतना तो समझना होगा भाई पनवार जी, जो सरकारी पत्र होते हैं वो सरकारी कार्यालय आपस में करते हैं, उनका आवागमन, अपनी भाषा, अपने विचारों को बताना, अपने विचार, उनके विचारों को सुनना, ये बेटा सरकारी पत्रों के बीच होता है। ठीक है, सरकारी विभागों के बीच होता है ना। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। और बेटा इसमें जो होता है अर्ध सरकारी पत्र में, इसमें कोई सरकारी अधिकारी है, वो मान लीजिए आपके लिए कोई सूचना देना चाहता है, तो बेटा वो अपने व्यक्तिगत भावनाओं को जो आप साथ व्यक्त कर रहा है, वो मेरे बच्चों गैर सरकारी पत्र हो जाता है फिर। ठीक है, हां।
ओके। और निजी पत्र क्या होता है? निजी पत्र वो होता है जो मैं और आप आपस में करते हैं। हम दोनों यदि मान लीजिए इस क्लास से बाहर निकलकर बात करते हैं तो वो हमारे निजी बात होंगी, है ना। आमने सामने तो नॉर्मल बात हो जाएंगी। और मान लीजिए आपने कोई पत्र लिखकर मुझे भेजा और मैंने उस पत्र का जवाब आपको अपने माध्यम से आपके सामने आपके लिए व्यक्त किया अपनी भाषा में, तो वो बेटा निजी पत्र होते हैं। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा समझना है, देखो ध्यान से, इसमें देखो जल्दबाजी नहीं करनी मेरे भाई, ठीक है, याद रखिएगा। फिर बेटा इसका उद्देश्य क्या होता है? परिभाषा में देखो, उस परिभाषा के सामने परिभाषा इसकी ऐसी होती है, इसकी ऐसी होती है, इसकी ऐसी होती है। परिभाषा के सामने सबकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, है ना। अब भाषा शैली इसकी अत्यंत सरकारी होती है, इसकी औपचारिक और व्यक्तिगत दोनों होती हैं। इसकी बेटा अनौपचारिक व आत्मीय होती है, अपने मन की विचारों को व्यक्त करते हैं। उद्देश्य में क्या होता है मेरे बच्चे? उद्देश्य में आदेश, सूचना, निर्देश, रिपोर्ट आदि की बात रखी जाती है। और इसमें, है ना, और इसमें मेरे प्यारे बच्चे अनुरोध किया जाता है कि महोदय जी मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे इस काम को जल्दी करा दीजिए, या फिर एक अपने विचारों के रूप में व्यक्त करता है व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से व्यक्त कर सकता है। ठीक है। भावनात्मक व सामाजिक या व्यक्तिगत संवाद, इसमें बेटा जो मन के अंदर के विचार होते हैं, जो मन के अंदर के भाव होते हैं, निजी पत्र में वो व्यक्त किए जाते हैं। वहां पर सरकारी पत्रों का, सरकारी बातों का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है। हां, लेटर हेड का प्रयोग, लेटर हेड जानते हैं? हर विभाग का एक लेटर हेड होता है, ऊपर उसमें हेडर बना होता है, उसमें पत्र संख्या, पत्रांक सब कुछ डला होता है। वो मेरे बच्चे आवश्यक होता है सरकारी पत्र में, जबकि इसमें कभी कभी आवश्यक होता है। यूज करना चाहे कर सकते हैं, डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। आप लेटर हेड पर पत्र लिखें, नहीं मत लिखिएगा। इसमें मेरे बच्चों नहीं होता। इसे आप साधारण मान लीजिए A4 साइज का कोई पेपर है, जैसे बेटा ये पेपर है A4 साइज का, ये पेपर है, आप इस पर लिख करके अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं। एक लिफाफे के माध्यम से उसके पास भेज देंगे, उस पर पता डाल देंगे और जो भी वहां तक का खर्चा आएगा उस पर टिकट लगा देंगे और पोस्ट ऑफिस में डाल देंगे। ठीक है, जो आम पत्र होते हैं। ओके। हां, याद रखो इन बातों को। ठीक है भैया, आगे क्या होता है? देखो बेटा, सरकारी पत्र में पद का नाम डालना आवश्यक है, गैर सरकारी पत्र में भी पद का नाम डालना आवश्यक है। इसमें नहीं आवश्यक, इसमें कोई आवश्यक नहीं है। इसमें आप डालो मत डालो, यदि आप अंदर अपने विचारों को लिखोगे तो वो समझ ही जाएगा कि ये किसने लिखी है बात और किस बच्चे ने मेरे को भेजा है। ठीक है। हां, फिर आगे की बात करें तो प्रेषक की पहचान पद के रूप में, मान लीजिए आपने लिख दिया SSP, सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, पद का नाम लिख दिया। बेटा पद व व्यक्ति, इसमें पद का नाम भी लिखेंगे आप लोग, इसमें आप SP और व्यक्ति का नाम भी लिख देंगे, जो व्यक्ति है उनका दोनों लिख सकते हैं। इसमें केवल व्यक्ति को लिखेंगे, जैसे तुमने लिखा मोहन, तुमने व्यक्ति का नाम लिख दिया मोहन, मोहन। इसमें पद भी लिख दिया SSP और उनका नाम भी लिख दिया बेटा, जैसे आप लिख दिया मोहनलाल, मोहनलाल, श्री मोहनलाल जी। ठीक है, इस तरह से। संप्रेषण की विधि, मतलब संप्रेषण का मतलब होता है भेजना। लेटर हेड क्या होता है? लेटर हेड बेटा ये होता है, जैसे अभी मैंने पेज लिया था, इस पेज पर आपको यहां पर इसका लेटर हेड होता है, उस पर मोहर लगी होती है, उसका जिसकी जिस विभाग का होता है उसका उस पर नाम लिखा होता है, सारी चीजें। ठीक है। हां बेटा, इसे आप डाक के माध्यम से भेज सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, सरकारी चैनल के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है, सरकारी पत्र को। आवश्यक जो अर्ध सरकारी होता है, अर्ध सरकारी को आप क्या करेंगे? अर्ध सरकारी पत्र का बेटा इसको 2 बार रिपीट करना, पहले इसको डाक या ईमेल के माध्यम से आप लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है, और बेटा इसे हाथ से लिखा या डाक या ईमेल दोनों प्रकार से आप भेज सकते हैं, या तो हाथ से लिखकर भेज दीजिए, या डाक के माध्यम से भेज दीजिए, या इसको ईमेल कर दीजिए। ठीक है। हां, संलग्न किसे कहते हैं सर? संलग्न बेटा वो होता है जो भी आपके लेटर के साथ, पत्र के साथ
जो कागज उसके पीछे लगाकर भेजे जाते हैं, संलग्न होता है, जोड़कर सारे इकट्ठा करके पूरी फाइल बनाकर जो भेजी जाती है। ठीक है, तो बेटा उदाहरण जैसे कलेक्टर द्वारा, देखो यहां उदाहरण से ध्यान दीजिए, उदाहरण से समझ में आएगा। कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायत को आदेश पत्र लिखना सरकारी पत्र होता है। एक अधिकारी द्वारा दूसरे को सहयोग हेतु पत्र लिखना, मान लीजिए आप भी एक अधिकारी हैं और आपका जो दोस्त है वो भी एक अधिकारी है, वो ड्यूटी से समय से पहले निकल जाता है। आपको पता लगा कि ऊपर से आदेश आया हुआ है कि जो भी व्यक्ति कल ऑफिस में 5 बजे तक नहीं मिलेगा उसकी 5 दिन की सैलरी तनख्वाह काट दी जाएगी। तो आप जो अपने सह अधिकारी को सूचना देने के लिए पत्र लिख रहे हैं कि प्रिय मयंक, मुझे यह पता चला है महोदय कि आप ड्यूटी से हमेशा 3 बजे निकल जाते हैं और तुम्हारी शिकायत ऊपर किसी ने कर दी है और कल अधिकारी इसके लिए चेकिंग के लिए आ रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं या आपको बता देना चाहता हूं कि आप कल से डेली 5 बजे छुट्टी के टाइम पर जाना शुरू कर दो, अन्यथा आपकी तनख्वाह 5 दिन की काट दी जाएगी और हो सकता है कोई जुर्माना और भी आपके ऊपर डाल दिया जाए। ठीक है, तो बेटा जब आप अपने सहयोग के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति को पत्र लिखते हैं, जो अधिकारी आपके साथ ही समान ड्यूटी करता है, समान जॉब करता है। ठीक है, निमंत्रण को आमंत्रण पत्र, मित्र को आमंत्रण पत्र आप अपने जन्मदिन में याद नहीं करना बेटा, ये याद नहीं करना, ये बातें आपसे पूछी नहीं जाएंगी, इतना आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, वो तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन आए थे, है ना, वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, आप इसको इतना सारा याद कर भी नहीं पाओगे। बेटा मित्र को आमंत्रण पत्र, बड़ा मोटी मोटी सी चीज पूछी जाएगी आपसे, लेकिन मैं आपको यह समझाना इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में इन चीजों के लिए कुछ अंदर से ऑटोमेटिक जगह बन जाए और आप इन चीजों को समझ जाएं बस। ठीक है, तो बेटा मित्र को आमंत्रण पत्र बुला रहे हैं आप, और मेरे प्यारे बच्चे इसमें कठोर नियमबद्ध तरीके से लिखी जाती हैं अपनी बातें, इसकी शैली जो होती है, और ये शिष्ट और निवेदनात्मक होती हैं। मतलब आप निवेदन कर रहे हैं अपने साथी से कि दोस्त तेरी नौकरी खतरे में चली जाएगी, तू भाई इस चीज को समझ जा। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे इसमें आत्मीय स्नेहपूर्ण अपनी बात को व्यक्त करते हैं। ओके, ठीक है बेटा, इसमें अपनी आत्मा व स्नेहपूर्ण प्रेम से अपनी बात व्यक्त करते हो। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना भाई, है ना। इसमें से क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, आप परेशान मत होना। कभी ये सोचोगे भैया इतना सारा हम कैसे पढ़ेंगे, इतना सारा तो नहीं पढ़ पाएंगे, बड़ा इतना सारा पेपर में इसी टॉपिक से थोड़ी कर पाएंगे। नहीं, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक, कि आप राष्ट्रपति के लिए पत्र लिखते हैं तो कौन सा पत्र होगा, औपचारिक पत्र होगा। आप अपने प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं तो कौन सा पत्र होगा, औपचारिक होगा। आप अपने दोस्त को पत्र लिखते हैं तो वह कौन सा पत्र होगा, अनौपचारिक होगा। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, टेंशन मत लेना। क्वेश्चन जैसे आए हैं मैं दिखाऊंगा 2026 के आपको। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, आप इसमें फंस मत जाना। कभी ये समझो यार दिमाग पर वजन, क्योंकि कुछ बच्चों की शैली ऐसी हो जाएगी इसको पढ़ करके, अरे यार इतनी सारी चीजें कैसे याद करेंगे, एक जीडी के सिपाही हम लोग बनेंगे तो इसमें हम इतनी सारी बातों को कैसे हमें पता लगेगा। बेटा सिर्फ और सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि ये पत्र, इन पत्रों को हम किस नाम से बोलते हैं, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए बस। और आपको कुछ नहीं पता हो, आपसे ना पूछा जाएगा, ना आपको टेंशन लेनी है। ठीक है, ये तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझने के लिए समझा रहा हूं कि आपको भी पता होना चाहिए कि कैसा पत्र हम लिखते हैं, वो कैसी श्रेणी में जाता है ना। आपसे कोई नॉर्मल पूछने लगे बस, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो मैथ की क्लास का टाइम हो गया, दीपक सर आने वाले हैं। ओके बच्चों, तो चलो भाई, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।